देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, और आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंकों के बारे में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परिमाण की कोटि, और कुछ अनिश्चित अंकों का हमें पूर्णांकन करना होता है, वो हम कैसे करें, आज हम वो सब यहाँ पे स्टडी करेंगे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण के बारे में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों के प्रकार वगैरह सब कुछ हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो हेडिंग लगाइए सार्थक अंक व कोटि मान। अब देखिए सार्थक अंक, एक्चुअल में ये सार्थक अंक होते क्या हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सार्थक अंक होते क्या हैं, सार्थक जो अंक होते हैं ना, वो परिशुद्धता को निर्धारित करते हैं। कोई भी जो हमारा मापन होता है उसमें ये परिशुद्धता को निर्धारित करते हैं, यानी कि हम जितने ज़्यादा सार्थक अंक लेके चलते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशन होती है कि हमें कितने सार्थक अंक लेके चलना है और कितने नहीं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन के लिए भाई हमें क्या चाहिए होता है, हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकले। हम कोशिश तो यही करते हैं, हालांकि एग्जैक्ट कभी निकल नहीं पाता। जैसे मैंने बताया था कि मान लो किसी चीज़ का वास्तविक मान है 13, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 13 है तो हमारा 12.8 निकल जाए या फिर 13.1 निकल जाए, ठीक है। मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मान है वो हमारे जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसकी बिल्कुल क्लोज आए, तभी तो हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके तो आ रहा है एग्जैक्ट तो था 13 और आपके आ रहा है 8, तो इट मीन्स आपने तो बहुत ज़्यादा गलती करी है, ठीक है। या 13 था आपके आ गया 15 या 16, इट मीन्स आपने बहुत गलती करी है। तो गलती करेंगे तो प्रैक्टिकल हमारा शुद्ध थोड़ी होगा, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे जो सार्थक अंक होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल वो कितना परिशुद्ध हुआ है, यानी कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने सार्थक अंक लेते हैं, ठीक है, वो हम लेंगे कि अगर हम जोड़ बाकी कर रहे हैं तो कितने सार्थक अंक लेने चाहिए, गुणा भाग कर रहे हैं तो कितने, अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम उतने सार्थक अंक अगर लेकर चलते हैं तो हमारा जो मापन होता है वो उतना ही परिशुद्ध होता है। और परिशुद्ध होने का दूसरा मतलब क्या, त्रुटि उतनी ही कम होगी ना। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझते हैं। सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं कि हम सार्थक अंक कैसे पहचाने, उनको पहचानने के कुछ नियम हम पढ़ेंगे, 8-9 नियम है। उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आएगा। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, एक तो है 1.0, एक है 1.00 और एक है 1.000। 3 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप वही सोच रहे होंगे जो मैं बोलने वाली हूँ, वो क्या, अगर आप लोग एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट को खड़ा कर लो या बायोलॉजी के खड़ा कर लो, भाई इतनी सी मैथ्स तो सबको आती ही है, उनको खड़ा करके पूछोगे और उनसे पूछोगे कि क्या ये नंबर समान है, तो वो कहेगा हाँ समान है। भाई हमने पढ़ा है पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आप भी यही पढ़ते आए हो और आप भी अभी यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ ये नंबर तो समान है, तो फिर मैंने इनको ऐसे क्यों कहा कि अलग अलग है। अब अगर यही क्वेश्चन एक फिजिक्स के स्टूडेंट को पूछा जाए, इस वीडियो को देखने के बाद में आप में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इन नंबर में फ़र्क होता है। अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो हमें अच्छे से पता है कि भाई फिजिक्स का जो नज़रिया होता है वो बहुत एडवांस होता है ना, ठीक है। हम लोग हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। तो अगर एक फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि नहीं ये नंबर समान नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, भाई समान ही होने चाहिए लेकिन नहीं है। चलिए कैसे नहीं है समझते हैं। मैंने आप लोगों को अल्पतमांक और अल्पतमांक त्रुटि लास्ट वीडियो में पढ़ाई है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग अल्पतमांक और अल्पतमांक त्रुटि को अच्छे से डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वरना आपको ये निकालना नहीं आएगा। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अल्पतमांक त्रुटि होती है
मतलब जो अल्पतमांक होता है वो सबसे कम मान होता है हमारा, ठीक है, सबसे कम से कम मान होता है। तो किसी भी प्रयोग में हमें अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना बनी होती है ना। तो आप लोग यहाँ पे अल्पतमांक त्रुटि निकालिए। अल्पतमांक त्रुटि निकालने के लिए आपको अल्पतमांक चाहिए होगा ना। अल्पतमांक कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कैसे कि लास्ट की जो वैल्यू होती है उसको तो बना दीजिए 1, बाकी सब सारी जो भी है उनको बना दीजिए 0। पॉइंट जहाँ है उसको आप वहीं रहने दीजिए। तो लास्ट में 0 है, इसको बना दिया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट रख दिया, इस 1 को क्या बनाना है 0, सिर्फ लास्ट वाले को 1, बाकी सबको 0, पॉइंट जहाँ है वहीं रहने दीजिए। चलिए इसका अल्पतमांक कितना आ गया 0.1, ठीक है 1.00, ठीक है 1.00 कोई नंबर है, इसका कितना आएगा, इसको बना दिया 1, इसको भी 0, इसको भी 0, और पॉइंट एज इट इज कितना आ गया 0.01। ओके चलिए इसका निकालिए। इस लास्ट वाले को बनाना है 1, बाकी सबको 0, पॉइंट एज इट इज, तो कितना आ गया 0.001। ठीक है, अगर आपको अभी भी अल्पतमांक निकालना नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ लास्ट की वीडियो ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब जब हमें अल्पतमांक मिल गया तो हम अल्पतमांक त्रुटि भी निकाल सकते हैं ना। अब देखो अल्पतमांक त्रुटि निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए होगी ना भाई, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत त्रुटि होती है निरपेक्ष त्रुटि बटे उसका वास्तविक मान इंटू 100%। यहाँ परसेंट जरूर लगाइए, मिसिंग है क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए। प्रतिशत त्रुटि होती है निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान इंटू 100%, यही होती है। अब अल्पतमांक जो त्रुटि होती है वही हमारी क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि भी होती है ना। तो कितनी आ गई, निरपेक्ष त्रुटि हो गई 0.1, वास्तविक कितना मान है इसका 1.0। इसकी कोई भी यूनिट होगी, कोई भी नंबर किसी में भी दे रखा होगा, हम यहाँ यूनिट नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। और 100% इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.01, ये तो इसकी निरपेक्ष, ये इसका वास्तविक 100%, ये इसकी निरपेक्ष, ये इसका वास्तविक 100%। अब आप इनको सॉल्व करिए, जब ये आप करोगे पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 10%, ये कितना आएगा 1%, और ये कितना आएगा 0.1%। अब बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है भाई, त्रुटि हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ इस नंबर के लिए त्रुटि आ रही है 10%, आ रही है ना, इस नंबर के लिए त्रुटि आ रही है 1%, और इस नंबर के लिए त्रुटि आ रही है 0.1%। तो बताओ फिजिक्स वालों को नज़रिया अलग हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि तीनों नंबर हमें दिखने में समान दिख रहे हैं लेकिन इनकी प्रतिशत त्रुटियाँ अलग अलग निकल रही है ना भाई। अगर हमने 1 के आगे 1 0 लगाया पॉइंट के बाद तो त्रुटि आई 10%, यानी कि ज़्यादा। जब हमने पॉइंट के बाद 2 0 लगाया तो त्रुटि 10 से घट के हो गई 1%, और जब हमने पॉइंट के बाद 3 0 लगाया तो त्रुटि हमारी कितनी हो गई 0.1%, यानी कि हम पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा जीरो बढ़ाते जा रहे हैं हमारी जो त्रुटि है वो उतनी ही कम हो रही है नहीं हो रही है। ये चीज़ तो समझ में आई आपको कि पॉइंट के बाद में आपने ज़ीरो बढ़ाए तो हमारी त्रुटि कम निकल रही है। और बताओ हमें क्या चाहिए होता है, हमें यही तो चाहिए होता है कि हम कोई भी प्रैक्टिकल करें उसमें हमारी त्रुटि सबसे कम आए, तभी तो हम नियर वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियर पहुँचेंगे ना, तो हमारी त्रुटि सबसे कम आए, इसीलिए हमने इतने ज़ीरो लगाए। अब देखो यहाँ सार्थक अंक है 2, यहाँ सार्थक अंक है 3 और यहाँ कितने 4। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैम ने ये 2 3 4 कैसे लिख दिए, वो अभी सार्थक अंक के नियम जब आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आप लोग वापस बैक आइएगा इस पर, ठीक है, और फिर देखिएगा कि मैंने जो ये 2 3 और 4 निकाले हैं वो सही है या नहीं। यानी कि हमने जितने ज़्यादा सार्थक अंक लिए हमारी त्रुटि उतनी ही कम आई, और त्रुटि कम आई इट मीन्स हमारा मापन परिशुद्ध हुआ, इसका दूसरा मीनिंग यही तो हो गया। और अभी अभी हमने सार्थक अंक की डेफिनेशन क्या दी, यही तो दी कि भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सार्थक अंक।
ठीक है। तो यहाँ हमने 4 सार्थक अंक लिए, हमारी त्रुटि बहुत कम आई, यानी कि हमारा मापन परिशुद्ध हुआ ना। यहाँ 3 लिए तो त्रुटि इससे बढ़ गई, ठीक है, यानी कि मापन उतना परिशुद्ध नहीं हुआ। और अगर 2 ही सार्थक अंक लिए तो हमारी त्रुटि बहुत ज़्यादा आई, यानी कि हमारा मापन और भी ज़्यादा परिशुद्ध नहीं हुआ। आया समझ में? तो अब आगे से कोई आपसे पूछे तो आप लोग बता देना कि ये नंबर दिखने में भले ही समान दिख रहे हैं, लेकिन हमारा फिजिक्स का नज़रिया ये कहता है कि ये नंबर समान नहीं है, इनकी त्रुटि अलग अलग आएगी। जब हम इनके प्रतिशत निकालेंगे तो हमारी जो त्रुटि है वो अलग अलग आएगी। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए ही हम लोग सार्थक अंक को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सार्थक अंक को पहचानने के नियम। देखिए, नियम तो आपको ध्यान रखने होंगे, लेकिन ये रटने वाला बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी बहुत भी 3-4 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको इन नियम्स को रटने की कहीं नीड नहीं होगी। आप लोग इजीली एग्ज़ाम में क्वेश्चन कराएंगे। हो सकता है यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए कि सार्थक अंक क्या होते हैं, इनके नियम लिखिए, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाए कि वो आपको वैल्यूज़ दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है। तो उसके लिए भी आपको सारे नियम यहाँ पे याद होने चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम एक एक नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि हमारा जो नियम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, प्लीज़ खुद के नोट्स बनाइए, खुद के हाथों से नोट्स बनाइए। खुद के बनाए हुए नोट्स दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, उनसे बेस्ट आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। आप मेरे नोट्स में भी कुछ करेक्शन करिए, बुक से भी पढ़िए, बुक में ज़रूर पढ़ना इस टॉपिक को। हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए, उसको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। ओके बच्चों, चलिए पहला नियम क्या कहता है वो सुनिए। सार्थक अंक के पहचानने का पहला नियम ये है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब नॉन ज़ीरो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं ना, फिर 1 1 1 2 ये तो सब होंगे ही होंगे। तो जितने भी जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? सार्थक अंक होंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर आपको नज़र आ जाए वो सारे के सारे क्या है? सार्थक अंक। ईजी था ना ये लॉ? बिल्कुल भी टिपिकल नहीं था ना ये रूल। तो चलिए, जैसे आपको एक संख्या दे दी 258 और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है। पहला नियम याद करिए, नॉन ज़ीरो नंबर सार्थक अंक है। 2 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो है और 8 भी नॉन ज़ीरो है। तो बताओ कितने सार्थक अंक हुए? 3। 1 2 3 अलग अलग काउंट करना है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीट हो जाता है नंबर, जैसे ये अगर ऐसे आ जाता ना, तो रिपीट हुए नंबर को भी आपको अलग से काउंट करना है। ऐसा नहीं कि 2 रिपीट हो रहा है तो आप इसको एक एक सार्थक अंक में काउंट करेंगे, नो, अलग अलग 1 2 3 4। ओके, तो अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो भी आपको उसको अलग अलग ही काउंट करना है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो। ज़ीरो के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि क्या रूल होता है। अब बताओ इसमें 2.5258, अब बताओ इसमें कितने? 1 2 3 4 5 कितने सार्थक अंक आ गए यहाँ पे? 5। अब देखो 2 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी, लेकिन हमें अलग अलग काउंट करना है। ओके, आप कभी भी 1 2 नंबर 3 बार आए चाहे 4 बार आए चाहे 5 बार आए, उसको अलग अलग ही आपको काउंट करना है। तो पहला लो इजी है, सारे नॉन ज़ीरो नंबर चाहे वो रिपीट हो रहे हो, सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ओके, चलिए सेकंड लो पढ़ते हैं। सेकंड लो क्या कहता है वो सुनिए। सेकंड जो इसका रूल है वो ये है कि यदि कोई संख्या, लो तो नहीं कह सकते, रूल ही कह सकते हैं, ठीक है, कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, अगर आपकी कोई भी संख्या वो 1 से छोटी है, तो अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य, अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। नहीं होंगे कहा है मैंने, होंगे नहीं कहा है, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे ये कोई संख्या, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो ये तो होता है इसका बायां और ये होता है इसका दायां। ये बायां होता है ना, ठीक है, और ये क्या होता है? दायां। ऐसे ही होता है ना। चलिए, तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो उसके बाईं ओर, यानी कि उस संख्या के आप इधर चलेंगे, तो अगर इधर कोई शून्य आ रहे हैं तो वो जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। ओके, तो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख सके। अब देखिए कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
ये मैंने संख्या दे रखी है 0.002358। पहले तो आप ये चेक करिए कि क्या ये संख्या एक से छोटी है। ऑब्वियसली 0.0 मतलब इधर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि एक से छोटी है। तो एक से छोटी जो संख्या है उसमें अशून्य अंक, अब ये देखिए इसके अशून्य अंक कहाँ है, ये रहे, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब इससे पहले क्या जीरो आ रहा है, आ रहा है ना भाई, 3 0 आ रहा है। तो आपको इन तीनों ज़ीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है, ओके। और पहला लॉ कहता है कि सारे अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, पहला लॉ क्या, सॉरी रूल, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 5 8। तो बताओ यहाँ कितने सार्थक अंक हुए, ओनली कितने हुए, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4। इनको हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये संख्या एक से छोटी है। तो जहाँ से भी आपके अशून्य अंक स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहले अगर बाईं ओर के जो शून्य है वो हमारे सार्थक अंक नहीं होंगे। तो कितने हुए, ओनली 2 3 5 8, यानी कि 4 सार्थक अंक। कितने हुए बच्चों, 4 सार्थक अंक। आया समझ में। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये बाई ओर आ रहा है। बाई ओर बोला है मैंने, दाई ओर की बात अभी नहीं हुई है। चलिए दूसरा भी समझ में आ गया रूल। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच, कोई दो अशून्य अंक है उनके बीच में अगर शून्य आते हैं, कोई दो अशून्य अंक है उनके बीच में शून्य आ रहे हैं, तो उनके बीच में कितने भी शून्य आ जाए वो सारे के सारे हमारे सार्थक अंक होंगे, ठीक है। नहीं होंगे नहीं, होंगे। दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, तो थ्योरी हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना। तो थ्योरी से काम नहीं बनता है हमारा, हम लोगों को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। चलिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये 0.00। मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखती हूँ, फिर उसमें क्या करेक्शन करते हैं ना तो वो थोड़ा सा होच पोच हो जाता है, तो हो सकता है फिर आप लोगों को उतारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। चलिए यही है ना 0.005244806। चलिए अब पहला लो क्या कहता है, आप तो शुरू से चलिए, सॉरी रूल। पहला रूल है सारे अशून्य अंक सार्थक। कितने अशून्य अंक, 1 2 3 4 5। 5 तो है ही है इसमें सार्थक अंक। चलिए 5 तो हमें हमारे पहले नियम से मिल चुके हैं। दूसरा नियम कहता है अगर संख्या एक से छोटी है, चेक करो, ऑब्वियसली एक से छोटी है क्योंकि 0 पॉइंट है, ठीक है। तो जहाँ भी अशून्य अंक स्टार्ट हो रहा है उसके बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ से शून्य, ये अशून्य अंक है तो ये वाले सारे के सारे शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इनको तो हटा दिया हमने। चलिए इनका तो काम हो गया। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक होंगे। ये जो 0 है वो 8 और 6 के बीच आ रहा है, नहीं आ रहा। तो और तीसरा नियम ये कहता है कि 0 को आपको काउंट करना है क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच आ रहा है। तो बताओ अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने सार्थक अंक निकल के आए यहाँ पे, 6 सार्थक अंक आए ना। 6 कैसे आए, समझ में आया, ठीक है। तीनों नियम लगाए हमने, जो अब तक पढ़ा वो तीनों नियम हमने यहाँ पे लगाए। उसी से इनको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि संख्या एक से छोटी है और इस अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसको करेंगे क्योंकि ये दो अशून्य के बीच में आ रहा है, ओके। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही 34007। अब बताओ यहाँ कितने होंगे, अब की बार इन दोनों को काउंट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए, 5, ओके। देखो ये जो चीज़ है ना, भले ही आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जानती हूँ आपको नहीं आ रही होगी, क्यों, क्योंकि हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, नया भी है, ठीक है। लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखना और फिर बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। मैं जो करवा रही हूँ इनको भी दोबारा से सॉल्व करना। फिर जब आप चौथी बार आप खुद इस वीडियो को देखोगे ना, आपको 101% ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए और बुक से भी ज़रूर पढ़ना। अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप मार्क्स कर लो। मतलब बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। सुनिए, बिना दशमलव वाली संख्या, अगर आपकी संख्या में दशमलव नहीं है, ठीक है, बिना दशमलव वाली संख्या के अंतिम या अनुगामी, अंतिम मतलब आगे आने वाले, अंतिम या अनुगामी मतलब आगे आने वाले,
शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर आपकी संख्या बिना दशमलव वाली है तो उसके आगे आने वाले जो शून्य होंगे, ठीक है, वो कभी भी सार्थक नहीं होंगे। अब एक इसी के अंदर एक नियम और बनता है, वो क्या है वो सुनिए। वो ये कि लेकिन, मैंने वर्ड लगाया है लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन यदि यही संख्या किसी माप को प्रदर्शित कर रही है, अगर आपकी वही संख्या किसी माप को यानी कि एक मेजरमेंट को प्रदर्शित कर रही है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, चाहे द्रव्यमान का मेजरमेंट हो, समय का हो, लंबाई का, कुछ भी, एनीथिंग, अगर वो किसी मेजरमेंट को प्रदर्शित कर रही है तो ये जो आगे आने वाले शून्य होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो आप लोग इस एग्जाम्पल से समझना। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोगों को ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोबारा सुनिए, इसी लो में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये समझ नहीं आता है बच्चों को। वो क्या करते हैं, इस पहले वाले को ही पढ़ के अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन पहले वाले में कुछ कंडीशन है। वो ये थी कि अगर संख्या बिना दशमलव वाली है तो उसके आगे वाले जो शून्य होंगे, ठीक है, वो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर आगे का मतलब है अंतिम वाले, ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो संख्या है वो किसी मेजरमेंट, माप को प्रदर्शित कर रही है, माप का मतलब है कि अगर उसके आगे कोई यूनिट लगी हुई है, कोई भी यूनिट हो, एनीथिंग, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, कुछ भी हो और किसी भी चीज़ की यूनिट हो, तो इट मीन्स वो किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, माप को, तो उसके जो अंतिम शून्य होंगे उनको आपको सार्थक अंक में काउंट करना पड़ेगा उस कंडीशन में। जैसे एग्जांपल से समझिए, 3500, इसके आगे कोई यूनिट है, इट मीन्स ये कोई माप नहीं है, ये एक नंबर है। तो यहाँ दो अशून्य अंक है, 3 और 5, तो मैंने कहा कि ये संख्या बिना दशमलव वाली है। तो इसके जो अंतिम शून्य है, ये इस अंतिम शून्य के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो ये अंतिम शून्य को हम काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ कितने सार्थक अंक ओनली, 3 और 5, 2। लेकिन अगर इसी संख्या के आगे मैंने यूनिट लगा दी, मैंने लिख दिया, और मान लो मैंने एमकेएस में लिया है 3500 kg, अब ये किसी माप को प्रदर्शित कर रही है, भाई केजी लग गए, इट मीन्स ये किसी चीज़ का वेट है, तो किसी चीज़ की माप ही तो हुई, ठीक है। अब ये अगर माप को प्रदर्शित कर रही है तो आपको अब इन शून्य को काउंट करना पड़ेगा। तो बताओ कितने हुए, 1 2 3 4, तो कितने सार्थक हुए, 4। ये नियम हर बच्चे को कंफ्यूज करता है और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज हो। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आगे यूनिट लगी है तो अंतिम 0 आपको काउंट करने हैं। अगर आगे यूनिट नहीं लगी है और संख्या बिना दशमलव वाली है तो आपको उनको काउंट नहीं करना है, अगर आगे यूनिट नहीं है तो। अब जैसे देखो 20, बताओ कितने सार्थक अंक, ओनली 1, क्योंकि आगे कोई यूनिट नहीं है, इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस 20 के आगे मैंने लगा दिया सेकंड, ये सेकंड यहाँ आएगा, ऐसे लिखाइए 20 सेकंड, और फिर इसमें कितने सार्थक, 2 सेकंड लिख दिया, तो अब इस 0 को आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो 2 और 0 तो कितने हो गए, 2। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आप लोग बस ये देखना कि क्या ये किसी माप को प्रदर्शित कर रहे हैं तो 0 को काउंट करेंगे, माप को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। बिना दशमलव वाली संख्या की बात है ये। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नियम है वो ये है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है, अभी बिना दशमलव की बात करी है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है तो अनुगामी जो शून्य है, आगे के जो भी शून्य होंगे वो सारे के सारे सार्थक होंगे। अगर संख्या दशमलव वाली है तो अनुगामी शून्य सार्थक होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे 3.500, अब यहाँ यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट के बाद के जितने भी शून्य होंगे वो सारे सार्थक होंगे, ठीक है। और जो हमारे नॉन जीरो नंबर है वो तो होते ही होते हैं। तो बताओ 1 2 3 4 कितने हुए, 4। इसमें चलिए इस एग्जाम्पल में बताइए 0.6400, देखो इसमें बहुत सारे नियम लगेंगे। पहले तो ये संख्या 1 से छोटी है ना, तो इन दोनों को तो काउंट नहीं करना। फिर 2, अब ये पॉइंट है, संख्या में पॉइंट है, अगर संख्या में पॉइंट है तो इसके सारे जो भी शून्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक होंगे, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 3 4। तो बताओ यहाँ कितने सार्थक अंक आ गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक हो गए, 4। आया समझ में, क्योंकि संख्या दशमलव वाली है
तो अनुगामी जो शून्य होंगे, यानी कि जो अंतिम जो शून्य होंगे, उनको आपको सार्थक अंक में काउंट करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसको काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसके बाई ओर है। अशून्य अंक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसके बाई ओर के तो हमको लेने ही नहीं है, नहीं लेने हैं ना, लेकिन दाई ओर के शून्य कब लेंगे? अगर दशमलव वाली संख्या है तो दाई ओर के शून्य सार्थक होंगे, लेकिन अगर यही संख्या दशमलव वाली नहीं होती और इसके आगे कोई यूनिट नहीं होती तो हम इनको काउंट नहीं करते। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक नियम को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, उसके ऊपर एग्जाम्पल करना, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा बच्चों, लेकिन हो जाएगा। चलिए, तो बताओ कितने हुए? 4। इसमें बताओ 0.1250, इस जीरो को तो लेना नहीं है, नहीं, 1 2 3। अब बताओ इसको लेंगे? हाँ, क्योंकि संख्या दशमलव वाली है तो आगे दाई ओर के शून्य हम काउंट करेंगे, तो ये हो गए 4। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से उतार सकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि दशमलव का, जो भी हमारा दशमलव है उसका स्थान परिवर्तन, भाई स्थान परिवर्तन मतलब समझते हो, जैसे दशमलव 2 के बाद लग रहा है, अब उसको उठा के 3 के बाद लगा दिया या 1 के बाद लगा दिया, तो दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि दशमलव को अगर आप चेंज कर रहे हो तो सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, 4 है तो 4 ही रहेंगे। दूसरा ये कि यदि किसी संख्या को 10 की घात, अभी हम आगे पढ़ेंगे, परिमाण की कोटि के रूप में लिखे, तो इस 10 और इस 10 के ऊपर जो भी पावर है उसको सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते हैं। यानी कि ये जो 10 है, चाहे इसके ऊपर पावर 2 हो, चाहे -2, कुछ भी हो, एनीथिंग, हमें कोई मतलब नहीं है। ना तो हमें इस 10 को काउंट करना है, ना ही इसकी घात को काउंट करना है, सार्थक अंकों में। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। 3 5 2 8, बताओ कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4। ईजी था ये तो। चलिए, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस संख्या को दशमलव में बदलना है। ठीक है, दशमलव में बदलना हमारे हाथ का खेल है भाई, मैथमेटिक्स कहती है आप बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ दशमलव लगा रही हूँ तो बताओ मुझे इसको 10 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल तो मुझे यही मिलनी चाहिए भाई। मैथ्स ये कहती है आप बदलो कैसे भी, फाइनल निकल के आपका वही होना चाहिए जो हमने दिया है। ठीक है, हमारा मान कितना है? 3 5 2 8। अब मैं इसको दशमलव में इस तरह बदल रही हूँ। अब मैंने एक पॉइंट लगाया है तो मैं इसको 10 से गुणा भी करूँगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, वापस कितनी आ गई? 3 5 2 8, उतनी ही आई। यानी कि संख्या मेरी मूल वही है, यही, सिर्फ मैंने बदल दिया। अब बताओ इसमें 10 की पावर 10 आई, यानी कि 10 की पावर 1 है, तो मैंने कहा ना तो इस 10 को गिनना है ना ही इसकी पावर को। तो बताओ कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4। बताओ सार्थक अंक बदले क्या? नहीं ना। अब इस दशमलव को मैं चाह रही हूँ कि इसका स्थान और परिवर्तित कर दूँ। अब ऐसे कर दूँ 35.28, तो अब की बार 10 की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो बताओ फिर भी कितने सार्थक अंक? 4, क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं करना, तो 4। अब इस दशमलव को यहाँ ले आई तो 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा, 10 की घात 3 को हमें काउंट करना ही नहीं है, तो भी कितने आए? 4। तो बताओ क्या दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंक बदले? नहीं ना। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो फिर इस रूप में आएगा 10 और उसके पावर के रूप में, उसको हमें कभी भी सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है, कभी मत करना। ओके, चलिए, अर्थात दशमलव के स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंक की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आया समझ में? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि एक कोई भी राशि है उसको अगर आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल रहे हो तो भी सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमने 3 पद्धतियाँ पढ़ी है ना, MKS, CGS, FPS, तो आप किसी भी राशि को एक से दूसरे में अगर बदल रहे हो सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, ये भी ध्यान रखना। मात्रक चेंज करने से, मात्रक चेंज का मतलब है सिर्फ उसकी पद्धति, ऐसा नहीं कि मीटर को किलोग्राम में बदल रहे हो या कुछ ऐसा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मात्रक की पद्धति आप बदल रहे हो तो आप सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 4.700 मीटर में दे रखा है आपको, कितने सार्थक अंक? अब देखो मीटर में दे रखा है, पॉइंट के बाद के 0 हमें काउंट करने होते हैं, ये तो हमें पता है। तो 1 2 3 4, कितने आए? 4। अब मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देती हूँ,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 का मतलब क्या, 10 की घात 2। भाई 10 की घात 2 ऐसे तो लिखते हो, जैसे ये 2 है ना तो इसको लिख दोगे 10 की घात 2। बहुत बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं, जैसे 10 की घात 2 है ना, इसका मतलब इसके आगे 2 जीरो और लगाना है। नहीं, वो इसी में काउंट हो गया ऑलरेडी। इसका मतलब हुआ ये नहीं होगा। 10 की घात 2 का मतलब है 100। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में बदल गया। बताओ 10 की घात 2 को काउंट करना है? नहीं, अभी अभी रूल पड़ा। तो भी कितने हुए, 1 2 3 4। बताओ मात्रक की पद्धति बदली, चेंज हुए सार्थक अंक? नहीं। सेंटीमीटर को अब मिलीमीटर में बदलना है। आपको अच्छे से पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 10 से और गुना होगा तो 10 की घात 3 हो गई। फिर से ये काउंट नहीं होगा, तो भी कितने आए, 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने इनको काउंट नहीं किया, तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं। इसलिए मात्रक की पद्धति बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से भी सार्थक अंक की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। 10 और 10 की घात को आपको कभी भी सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारे सार्थक अंक के जो नियम थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इन नियम को दोबारा पढ़ना, खुद के नोट्स बनाना, बुक से भी पढ़ना, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आप लोग करना। इजीली आपको सार्थक अंक निकालना बच्चों आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार आपको प्रॉब्लम आएगी, मैंने ये नहीं कह रही अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी तो आपको 10% भी नहीं आया होगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो देख के, बुक से पढ़ के क्वेश्चंस करोगे तब 100% आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं सार्थक जो अंक है उनसे संबंधित अंकीय संक्रियाएं। अंकीय संक्रियाएं क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग होती है ना। तो हम जब जोड़ बाकी कर रहे हो तो हमें कितने सार्थक अंक लेने चाहिए, जब गुणा भाग कर रहे हो तो कितने सार्थक अंक लेके चले, वो नियम हम पढ़ते हैं, जो आप लोग ध्यान में रखना। किसी भी, पहले तो आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी परिमाण में, कि आप किसी भी चीज़ का रिजल्टेंट निकाल रहे हो जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके, तो जो सार्थक अंक है उनकी संख्या कभी भी मूल आंकड़ों से अधिक नहीं होगी। यानी कि मूल आंकड़ों में जितने सार्थक अंक हैं, मान लो मूल आंकड़ों में मैक्सिमम सार्थक अंक आ रहा है 4, तो आपके आंसर में 4 या 4 से कम ही आ सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे। या तो 4 आ सकते हैं या 4 से कम आ सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा। आप 5 सार्थक अंक मत लिखना, कभी भी गलत हो जाएगा। मूल आंकड़ों में जितने सार्थक अंक है, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा उसके बराबर या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। अब हम बराबर या कम कैसे लेंगे वो हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं गुणा भाग के लिए। अब गुणा भाग का नियम क्या कहता है वो सुनिए। संख्याओं को गुणा या भाग करने से, आपको कोई 2 संख्याएं दे रखी है, उनको आपने गुणा किया या भाग किया तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। तो वो ये कह रहा है कि प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक आपको रखने हैं, कितने, जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में हो। दोबारा सुनिए, अगर आपको 2 राशियों को गुणा भाग करना है और गुणा भाग करके जो रिजल्ट मिलना है, और आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे रिजल्ट में कितने सार्थक अंक हो, तो आप ये देखिए कि आपकी जो मूल राशियाँ थी, मूल राशियाँ क्या, जिनको आपने गुणा किया या भाग किया, तो उन मूल राशियों में सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, उतने ही अंक आपको रखने हैं, सबसे कम रखना है। जैसे मान लो 2 राशियाँ हैं जिनमें एक में सार्थक अंक थे 3 और एक में है 4, और इनको गुणा या भाग करके आपको नई राशि बनानी है, तो अब आपको कितने सार्थक अंक रखने हैं, जिनमें सबसे कम सार्थक अंक हो, तो आपको 3 ही सार्थक अंक रखने हैं। 4 नहीं रखोगे ना, 3 ही रखोगे। ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल समझाएगा हमें। चलिए, जैसे माना किसी पिंड का मापित द्रव्यमान, कोई पिंड है उसका आपको द्रव्यमान दे रखा है इतना है ग्राम में, और उसका आयतन है सेंटीमीटर क्यूब इतना। वो बोल रहा है कि इसका घनत्व बताइए और सार्थक अंकों तक लिखिए। इसके आगे आप लिख लेना घनत्व निश्चित सार्थक अंकों तक लिखिए। ठीक है, ऐसे बताना है आपको। चलिए करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो घनत्व होता है उसका द्रव्यमान और आयतन के साथ एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन, यही तो होता है। चलिए, मास हमें गिवन है, आयतन हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारा घनत्व निकाल लीजिए। मास कितना है 4.237 ग्राम में, और ये कितना है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब में। अब दोनों ही सीजीएस में है तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, सीजीएस निकलेगा।
भाई चेंज करने की हमें नीड ही नहीं है, सीजीएस में निकाल लिया, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप इसको भाग दोगे ना, देखे देखना आपको कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा 1.688047 ग्राम। अब आप इतना बड़ा नंबर थोड़ी लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। अब हम सार्थक अंक पढ़ चुके हैं, अब सार्थक अंक पढ़ चुके हैं और इसका पहला नियम भी पढ़ चुके हैं अंकीय संक्रियाओं वाला, कि हमने गुणा और भाग किया है। बताओ हमने भाग किया है या नहीं किया है ना, तो हमें कितने सार्थक अंक रखने हैं हमारे रिजल्ट में, उतने जितने हमारी जो मूल संख्या है उसमें जितने कम सार्थक अंक है। पहले मूल संख्या में सार्थक अंक देखो, आयतन में कितने सार्थक अंक, 1 2 3 3। द्रव्यमान में कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4। हमें कितने आंसर में कितने रखने हैं, जो मूल में सबसे कम हो। कितने हैं मूल में, 3। तो हमारा रिजल्ट भी 3 सार्थक अंकों तक आपको लिख के आना पड़ेगा। अब 3 सार्थक अंकों तक हमें बनाना है। हमारा रिजल्ट आ रहा है कितना, 1.688047 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा है। हमें कितने तक इसको कन्वर्ट करना है, 3 सार्थक अंक। 1 तो रहेगा, 6 भी रहेगा। अब हमें 3 लेना है, लेकिन इस 3 में भी एक नियम लगेगा जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। हमें यहाँ तक लेना है 6 8 तक, लेकिन अब हम यहाँ पे 8 लिखे कि 9, वो हमें बताएगा इसके आगे वाला नंबर। अगर आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इस नंबर में 1 जुड़ जाता है। तो बताओ हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा बताओ कितने सार्थक अंक हुए, 3, और हमारे सबसे कम सार्थक अंक भी कितने हैं, 3। तो हमारा सार्थक अंक भी हो गया, लेकिन हमें इसको पूर्णांकन भी करना था। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके नियम। वैसे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे ये चीज़ कि इसके आगे वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ेंगे इस नंबर में, 5 से छोटा है तो एज इट इज़ रहता है। फिर और सम विषम वाला भी है, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो बताओ हमारा रिजल्ट कितना आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ये रहा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ये समझ में आया कि 1.69 क्यों आया, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा था तो इसमें 1 जुड़ गया। और बताओ कितने सार्थक अंक है इसमें, 3। तो गुणा भाग का नियम यहाँ फॉलो हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, कि हमारे परिणाम में भी 3 ही सार्थक अंक है, क्योंकि हमारे मूल आंकड़े में भी सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, 3। आया समझ में। चलिए अब करते हैं जोड़ और बाकी का। क्या कहता है, संख्याओं के योग या अंतर से अगर 2 संख्याएं हैं उनको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें आपको कितने सार्थक अंक रखने हैं। दशमलव के पहले तो जो आ रहा है ना आपके रिजल्ट में वो रखो, दशमलव के बाद आपको उतने सार्थक अंक रखने हैं जितने योग या अंतर में की जाने वाली राशि में दशमलव के बाद सबसे कम है। यानी कि हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, भाई थ्योरी समझ में नहीं आई, दोबारा समझिए, एक बार फिर से समझाती हूँ। अगर आप 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो उनसे जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको दशमलव के पहले तो जो आंसर आपका आ रहा है वो रहेगा, उसमें आपको कोई चीज़ नहीं करना। दशमलव के बाद आपको कितने सार्थक अंक रखने हैं वो आप ये देखिए कि आपके जो मूल आंकड़े हैं ना उसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, उतने ही आपको रखने हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, भाई ये नहीं समझ में आया। 3 संख्या हैं जिनको आपको जोड़ना है, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम। इनको जोड़ना सबको आता है, तीनों ग्राम में है, हम जोड़ सकते हैं, रिजल्ट भी ग्राम में आएगा। चलिए जब आप इसको जोड़ोगे, जोड़ने में तो मुझे नहीं लगता किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम होगी। 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट रखते हैं, पता है ना। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 663.821 ग्राम। हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, 663.821 ग्राम। अब हमें कितने सार्थक अंक रखने हैं इसमें, हमें ये डिसाइड करना है। हमारा नियम क्या कहता है कि आप ये चेक करिए, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, दशमलव के बाद का बात करिए, कितने रखने हैं, 1 रखे कि 2 रखे कि 3 रखे, कितने सार्थक रखे। तो आप ये देखिए कि आपके मूल आंकड़े में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं। इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक, 2, इसमें दशमलव के बाद 1 और इसमें 3। बताओ सबसे कम कितने हैं, 1 सार्थक अंक। तो आपको भी अपने रिजल्ट में कितना रखना पड़ेगा, 1 सार्थक अंक, यानी कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, ओनली इतना। अब इसके आगे 2 था इसलिए ये नंबर एज इट इज़ रहा, 5 से छोटा था ना इसलिए। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया,
हमारा रिजल्ट आ गया 663.8 ग्राम। आया समझ में? क्यों? क्योंकि हमारे मूल आंकड़े में सबसे कम दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक था, तो हमें भी दशमलव के बाद में एक ही सार्थक अंक रखना था। ओके, तो भले ही इसकी थ्योरी अजीब हो, लेकिन क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आप लोग करिएगा। ओके बच्चों, चलिए, तो ये तो हमारा सार्थक अंक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो पढ़ लेते हैं। अभी मैंने यूज़ किया ना परिमाण की कोटि, ये इसे कोटि मान भी कहते हैं। क्या होता है? देखो, हमारी कोई भी जो संख्या होती है ना, उसको हमें वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना होता है। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत के रूप में उसको लिखते हैं इस तरह से, a इंटू 10 की घात b। ये हमारा वैज्ञानिक रूप है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि आप कोई भी संख्या है ना, उसको आप ऐसे लिखिए। पढ़ने में भी आसान है, लिखने में भी आसान। वो कैसे? जैसे मान लो 1 2 8 1 2 3 ऐसे। अब आप इसको पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ोगे ना, आगे तक बहुत प्रॉब्लम होएगी। वैज्ञानिक कहते हैं इतना लफड़ा करना ही क्यों है, आप मेरे इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए इसको, a इंटू 10 की घात b। पढ़ना भी आसान भाई, एक की जगह a आ जाएगा, 10 की घात मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इस रूप में जो लिखते हैं, तो इसमें जो ये 10 की घात के ऊपर जो ये पावर है b, पहले तो ये देखिए ये a क्या होता है। ये जो a है ना, वो 1 से लेके 10 के बीच की कोई संख्या है। 1 से 10 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और 10 तो है ही एज इट इज, b है। इस 10 की घात b धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। भाई 10 की घात 2 भी हो सकता है और 10 की घात -2 भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो b है ना, ये b, इस b को ही कहते हैं परिमाण की कोटि। क्या कहते हैं? b को कहते हैं, सिर्फ b को कहते हैं परिमाण की कोटि। अब जैसे देखो, क्या पृथ्वी जो होती है उसका व्यास होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितनी है? 1.28 इंटू 10 की घात 7 मीटर। अब देखो, अगर मैं इसको इस मानक रूप में नहीं लिखती, इस वैज्ञानिक संकेत में नहीं लिखती, तो आप इसको कैसे लिखते? मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, फिर बताते हैं कैसे लिखते हैं आप इसको। आप इसको ऐसे लिखते हैं 1.28 इंटू 10 की घात 7 मीटर। अगर ये मानक रूप नहीं होता तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता, इसके आगे 7 जीरो लगाने पड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 लगाने पड़ते, फिर इस पॉइंट को भी आपको सॉल्व करना पड़ता, बहुत लफड़ा हो जाता ना। तो वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, इस फॉर्म को मानक रूप में लिख दिया। देखो a कितना हो गया? 1.28, 1 से लेके 10 तक के बीच, 10 के बीच की कोई संख्या है 10 की घात कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें परिमाण की कोटि कितनी है, तो 10 के ऊपर जो पावर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वही पावर आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? परिमाण की कोटि। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। तो बताइए यहाँ पर परिमाण की कोटि कितनी आ गई? 7। ठीक है, और आपको भी हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको हमेशा आपको अपने मानक रूप में ही लिख के आना है। ठीक है, बहुत बार होता है, आपको देखना बुक में आपको सारी चीज़ें मानक रूप में ही लिखी हुई मिलेगी। बुक में भी आपको मानक रूप a इंटू 10 की घात b के रूप में ही लिखी मिलेगी, जहाँ a है 1 से 10 के बीच की कोई संख्या और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये पढ़ना और लिखना बहुत टिपिकल पड़ता था, इसलिए वैज्ञानिक संकेत के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। जो अभी अभी मैंने बताया ना, ये तो आप लोगों को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ चुके हो। जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, उनके अभिकलन के परिमाण का हम क्या करते हैं? पूर्णांकन करते हैं। जैसे मान लो ये नंबर है कोई, हम थ्योरी से नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। ये नंबर है 2.746 और आपको इसको 3 सार्थक अंकों तक ही लिखना है। 4 है ना इसमें, अभी मैं इसको सिर्फ 3 तक ही लिखना चाह रही हूँ। तो 3 तक क्या शुरू से ही तो लेंगे, 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। अब यहाँ 4 ले कि क्या ले, तो वो डिसाइड करेगा इसके आगे वाला नंबर। अगर आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, अगर आगे वाला नंबर 5 से छोटा है तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो बताओ ये एज इट इज़ रहा नहीं रहा, यहाँ 3 आ रहा है तो 2.74 ही हुआ 3 सार्थक अंकों तक। यहाँ पे 6 आ रहा था तो 2.75 हो गया। सिमिलरली अगर आपका अंक सम है, ये देखो, जैसे अगर आपका ये जो अंक है, जैसे आपको उसको 3 अंकों तक क्या करना है, 3 सार्थक अंकों तक लिखना है। तो आप ये देखिए कि ये नंबर अगर सम है, ठीक है, अगर ये नंबर सम है तो ये एज इट इज़ रहेगा
और अगर ये नंबर आपका विषम है, अगर ये नंबर आपका विषम है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है, तथा यदि यह विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा इस अंक को, जैसे ये 2.745 है, 3 सार्थक अंक तक ऐसे करना है। अब ये अंक अगर आपका सम है तो आप क्या करोगे, इसमें अगर सम है तो आपको इसको एज इट इज ही लिखना है, और अगर विषम है जैसे ये था 2.735, अब ये अंक आपका विषम है तो आप इसमें 1 जोड़ दोगे। ठीक है, अगर बाद का अंक आपका 5 आ रहा है तो 5 से बड़ा और 5 से छोटा आ रहा है, जब तो हमारा ये वाला नियम हम लगाएंगे। जैसे देखो ये रहा, 4 के बाद में 6 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था ना। अगर 4 के बाद में 6 आ रहा है तो इस 4 में 1 की वृद्धि कर देंगे क्योंकि ये अंक 5 से बड़ा है। और अगर ये अंक 5 से छोटा है तो इस 4 को एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अगर 5 ही आ जाए तो भाई, हमने तो 5 से कम और 5 से ज़्यादा की बात करी, लेकिन अगर 5 आ जाए तो आप ये देखो कि ये अंक अगर सम है तो एज इट इज रहेगा, और अगर ये अंक विषम है तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। कब, जब आगे 5 आ रहा हो। ओके, तो ये इसमें ऐड कर लेना, यदि आगे का अंक 5 हो उस कंडीशन के लिए आपको सम और विषम देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज हमने सार्थक अंक पढ़ लिए, परिमाण की कोटि पढ़ ली, सार्थक अंक के अंक की संख्याएं पढ़ ली, और अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन भी हमने पढ़ लिया है ना। ठीक है, आप लोग बुक से ज़रूर एक बार इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना, सारे रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, उस रूल को इधर लगाओगे उसको इधर। तो 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखोगे, खुद के नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमा के बारे में। ओके, विमा क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।